एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल अकाउंट की बात करें तो लेफ्ट साइड इनफ्लो डॉलर आ रहा है, राइट साइड डॉलर जा रहा है। तो लेफ्ट साइड यहां पे दो ही चीज आते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड सेकेंड डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट यानी ये बिल्कुल सेम है। अगर आपको याद हो कैपिटल रिसिप्ट की बात करें कि जिन रिसिप्ट के बाद या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाए या एसेट में कमी हो जाए, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। और जिन पेमेंट के बाद या तो सरकार की लायबिलिटी कम हो जाए, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड सेकेंड इंक्रीज इन एसेट, तो फिर वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। 100% सेम कंसेप्ट दैट वी डिस्कस अर्लियर इन द बजट कि व्हाट आर कैपिटल रिसिप्ट्स एंड व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम बात कर रहे थे कैपिटल रिसिप्ट की। जरा आप गौर से देखें, कैपिटल रिसिप्ट साइड में दे आर टू साइड्स, दो चीजें आती हैं। एक जो है कैपिटल रिसिप्ट से सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी और दूसरा एसेट में कमी होगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा, या तो लायबिलिटी कम होगी या एसेट बढ़ जाएंगे। तो हम लोग जरा ठीक है थोड़ा एक एग्जांपल लेके समझें। तो मान के चलो कि करेंट अकाउंट में दो ही ट्रांजैक्शन हुए। हमारा एक्सपोर्ट है $100 का और इंपोर्ट है $150 का, और ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, 0 0 0। तो करेंट अकाउंट के साल में सरप्लस और डेफिसिट, यानी मान के मैं चल रहा हूं कि इन द करेंट अकाउंट ओनली देयर आर टू ट्रांजैक्शन, दो ही ट्रांजैक्शन हुए। हमने गुड्स का एक्सपोर्ट किया $100 और इंपोर्ट किया $150। तो करेंट अकाउंट किसमें है, डेफिसिट ऑफ $50 का डेफिसिट है। अब कैपिटल अकाउंट हमें बताएगा कि ये डेफिसिट कैसे सेटल हुआ। अब यहां $50 की कमी है क्योंकि आरबीआई को एक्सपोर्टर्स ने सिर्फ $100 सप्लाई किया और इंपोर्टर्स ने कितने का डिमांड किया, तो $150 का। तो आरबीआई कहां से $50 मैनेज करेगी, क्योंकि आरबीआई के जो डॉलर की कमाई है जो एक्सपोर्टर से प्राप्त हुआ वो 100 हुआ, लेकिन इंपोर्टर का जो डिमांड है इट इज $150। तो $100 तो आरबीआई ने दे दिया जो अपने जेब से, बाकी $50 फ्रॉम वेयर आरबीआई इज गोइंग टू मैनेज। तो इसके लिए आरबीआई बोरो करेगी। किससे बोरो करेगी, तो थोड़ा सा ब्रीफली ये शायद आप जानते होंगे कि ब्रेटन वुड 1944 में हेल्ड हुआ था यूएसए, और ब्रेटन वुड के तहत दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों अपने मेंबर कंट्री को लोन देती है, लेकिन पर्पस अलग है। वर्ल्ड बैंक का जो लोन होता है दैट कैन बी यूज ओनली फॉर इंटरनल पर्पसेस, यानी वर्ल्ड बैंक का जो पैसा है वो सिर्फ देश के भीतर ही आप यूज कर सकते हैं। मेनली वर्ल्ड बैंक लोन देती है टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। और दूसरा है आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये भी लोन देती है, लेकिन इसका पर्पस है एक्सटर्नल सेक्टर पे, यानी अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हैं, अगर आपको डॉलर की समस्या है पेमेंट के लिए, तो फिर आईएमएफ आपको लोन देगी। इट मींस अगर मान लो आईएमएफ का जो लोन है इट कैन बी यूज ओनली फॉर एक्सटर्नल पर्पसेज, कि अगर मान लो इंडिया ने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट के लिए पर्याप्त मात्रा में डॉलर नहीं है, तो हु विल गिव यू डॉलर, तो देन इट विल बी गिवन बाय आईएमएफ। तो दोनों के पर्पसेज अलग हैं, दोनों लोन देती है, पर्पस अलग है। ब्रेटन वुड अमेरिका में एक जगह है, 1944 में ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ जिसके तहत ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। शायद आपने पढ़ा भी होगा। दोनों लोन देती है मेंबर देशों को, पर्पस जो है अलग है। वर्ल्ड बैंक का जो लोन है इंटरनल, मेनली टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर, और आईएमएफ का जो लोन है टू फाइनेंस योर ट्रेड। तो यहां पे $50 जो है आरबीआई लोन लेगी। कहां से लोन लेगी ये आप मुझे बताइए, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ? यानी करेंट अकाउंट इज इन डेफिसिट ऑफ $50। एक्सपोर्टर्स दे सप्लाइड ओनली $100 टू द आरबीआई एंड इंपोर्टर्स उनका डिमांड है $150 का। तो डेफिनेटली $50 जो है लोन लेना पड़ेगा। यानी आपने सही कहा आईएमएफ। तो जब आईएमएफ से लोन लिया जाएगा तो किधर आएगा, कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट साइड इंक्रीज इन लायबिलिटी। यानी यहां पे उस लोन के बाद जो है क्या होगा, फिर यहां पे आप लिखेंगे लोन फ्रॉम आईएमएफ, और कितना, $50, और हमने अपने इंपोर्ट को फाइनेंस कर लिया। यही 3 ट्रांजैक्शन हुए करंट, ये
इस साल हमारे देश में। फिर से जरा बोर्ड पे देखो, करंट अकाउंट में $50 का डेफिसिट है, एक्सपोर्ट इज ऑफ $100, इंपोर्ट्स $150। तो फ्रॉम वेयर द $50 विल कम, तो उसके लिए IMF से लोन लिया गया। ये किधर आएगा? कैपिटल अकाउंट लेफ्ट साइड, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है और इस पैसे को रिसीव करने के बाद भारत यानी RBI की लायबिलिटी बढ़ेगी, उस पैसे को क्या करना है? पे बैक करना है। तो यहां पे $50 का लोन लिया गया और हमने इंपोर्ट को फाइनेंस किया। यही 3 ट्रांजेक्शन है, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब देखिए बुक में क्या लिखा होता है। बुक में क्या लिखा होता है? बुक में ये लिखा होता है कि करेंट अकाउंट मे बी इन सरप्लस और मे बी इन डेफिसिट, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑलवेज बैलेंस्ड है। इसका मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये सारे आते हैं, तो दोनों साइड का टोटल कितना है? यानी टोटल इनफ्लो और टोटल आउटफ्लो दोनों का टोटल कितना है? ये बताओ। करेंट अकाउंट तो डेफिसिट में है, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिसमें दोनों आते हैं, करेंट एंड कैपिटल, तो टोटल इनफ्लो और टोटल आउटफ्लो, तो दोनों का टोटल कितना है? 150। और इसलिए बुक में आपको मिलेगा कि करेंट अकाउंट या तो सरप्लस में होगा या डेफिसिट में होगा, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, वो हमेशा संतुलन में होगा। यानी टोटल इनफ्लो और टोटल आउटफ्लो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? अब हम लोग केस को चेंज कर दें, फिर से जो है हम लोग 3 ट्रांजेक्शन ले रहे हैं। यहां फिर मैं ओरिजिनल चीज लिख रहा हूं, इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। अब यहां पे $200, बाकी चीजें सेम। यानी हमने एक्सपोर्ट जो है वो $200 का किया और इंपोर्ट जो है वो $150 का है। तो इस केस में करेंट अकाउंट सरप्लस में है। क्या इस केस में RBI IMF से लोन लेगी? हाँ या ना? करेंट अकाउंट दिस टाइम इट इज इन सरप्लस, तो देयर इज नो नीड टू टेक लोन फ्रॉम द IMF। बिल्कुल सब कुछ सही जा रहे हो, बिल्कुल आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें तब ज्यादा बेहतर होगा। अब कैपिटल अकाउंट आपको बताएगा कि वेयर दिस सरप्लस वाज एब्सॉर्ब्ड, यानी RBI ने इस सरप्लस को कहां एब्सॉर्ब किया, यानी कहां लेमेंटर में कहां उसका इस्तेमाल किया। अब RBI के पास जो है $50 है। अब RBI डॉलर का क्या करेगी? तो क्या RBI उस $50 को अपने लॉकर में डाल के बंद कर दे? हाँ या ना? RBI के पास जो है सरप्लस डॉलर है 50, तो क्या RBI उस डॉलर को जो है अपने लॉकर में डाल के बंद कर दे? ये शायद मैंने डिस्कस किया था कि डॉलर दुनिया का सबसे पावरफुल करेंसी है और करेंसी का 2 साइड होता है। एक तरफ इट इज द बेस्ट एसेट यू कैन हैव, किस आधार पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ लिक्विडिटी। दूसरे तरफ इट इज सेड टू बी द वर्स्ट एसेट यू कैन हैव, किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मनी का वैल्यू खुद ब खुद नहीं बढ़ता है जब तक आप उसके रूप को बदल न दें। अगर RBI इस $50 को अपने लॉकर में डाल के बंद कर देती है, इसका मतलब कि आपने दुनिया के सबसे पावरफुल करेंसी को आइडल बना दिया, यानी बेकार बना दिया। तो अब जैसे पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये लास्ट वीक $615 बिलियन का है। बहुत बड़ा अमाउंट है। विदेशी मुद्रा भंडार भारत का $615 बिलियन है। लेकिन क्या ये पूरा का पूरा जो है डॉलर के फॉर्म में है? नहीं। इसमें से 90% जो है RBI किस फॉर्म में रखती है? फॉरेन करेंसी एसेट। इसको कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट, यानी एसेट्स एक्वायर्ड यूजिंग हार्ड करेंसी। फॉरेन करेंसी एसेट, सी फॉर करेंसी। क्योंकि अगर इसको दूसरे जगह, क्योंकि डॉलर को हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो RBI अगर इस डॉलर को कहीं इन्वेस्ट करती है, जैसे आपने एग्जांपल दे दिया कि जैसे अमेरिकन सरकार के बॉन्ड को खरीद लिया, तो ये भी एसेट है। इसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन करेंसी एसेट, यानी एसेट्स एक्वायर्ड यूजिंग फॉरेन करेंसी। तो क्या होगा फिर? उस बॉन्ड पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट भी किस करेंसी मिलेगा? तो डॉलर मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ रिजर्व क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए RBI सिर्फ 10% रखती है अपने पास इन द फॉर्म ऑफ करेंसी फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, एंड रेस्ट ऑफ देम दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी एसेट। तो फॉरेन करेंसी एसेट जो है बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जानकारी के लिए शायद आपको आइडिया हो कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है
उसमें सिर्फ एक ही मेटल इंक्लूड होता है और वो है गोल्ड। यानी विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश का, उसमें सिर्फ एक ही मेटल आता है और वो है गोल्ड। नो अदर मेटल, नो सिल्वर, नो डायमंड, नो प्लेटिनम, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड। अब जैसे भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें गोल्ड का जो रिजर्व है, यानी गोल्ड जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, उसका वैल्यू है आज के डेट में 44 बिलियन अमेरिकन डॉलर, 44 बिलियन डॉलर के बराबर जो है, जो तकरीबन जो है वो 800 मीट्रिक टन के बराबर है। ये आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। अब कहां पड़ा हुआ है इसकी जानकारी आरबीआई ने अभी तक नहीं दी है, लेकिन आरबीआई ने डेटा रिलीज किया है। अब क्वेश्चन उठता है वाई गोल्ड, जो आपने पूछा है, चाहे हुसैन साहब ने पूछा हो, चाहे सत्यजीत ने पूछा हो। देखो, गोल्ड के बारे में कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड इज ट्रीटेड एट पार विद डॉलर। यानी दो कंट्री काफी कंफर्टेबल माने जाते हैं, एक जिनके पास डॉलर का स्टॉक बहुत सा हो, और दूसरा जो गोल्ड का मेजर प्रोड्यूसर हो। जिन देशों में गोल्ड का उत्पादन होता है वो बहुत ही फॉर्चुनेट माने जाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड को आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। और इनफैक्ट इस तरह के जो देश हैं, जब वो इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो बदले में गोल्ड में ही पेमेंट करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है वाई गोल्ड? तो गोल्ड को कहा जाता है सेफेस्ट कमोडिटी ऑन द अर्थ, यानी धरती पे सबसे सेफ कमोडिटी है। कारण गोल्ड जो है अपना वैल्यू कभी भी लूज नहीं करता है। यह सबसे बड़ी बात है, गोल्ड कभी भी वैल्यू लूज नहीं करता है, और गोल्ड का वैल्यू उसके वेट यानी वजन से जुड़ा हुआ है। अब जैसे देखो, इतना बड़ा गोल्ड ले लो, कुछ वेट होगा, वैल्यू होगा, और उस गोल्ड को हथौड़े से मार के 4 टुकड़े कर दो, क्या आपका पैसा डूब गया? इतना बड़ा गोल्ड ले लो और हथौड़े से मार के उसको 4 टुकड़े कर दो, क्या आपका वैल्यू डूब गया? आंसर नहीं है। मान लो गलती से आग में गिर गया, उस केस में क्या होगा? गोल्ड जो है गलती से आग में गिर गया, तो उस केस में क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। वैल्यू कभी लूज नहीं करता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, बाकी मेटल के साथ नहीं है। जैसे बात करें सिल्वर या चांदी, तो जो सिल्वर या चांदी है वो अपने कलर को लूज करता है, पता ही होगा। देखो कुछ दिन में ब्लैक हो जाएगा। क्या उसे ओरिजिनल कलर में लाया जा सकता है? तो मुझे नहीं जानकारी है, मे बी कुछ होगा केमिकल प्रोसेस, उससे दोबारा ओरिजिनल कलर मिल जाएगा। लेकिन उस केस में क्या होगा? वेट लॉस होगा, और बड़े लेवल पे थोड़ा सा भी वेट लॉस होगा ना, तो फिर वो काफी नुकसान दे देगा। तो एक तो उसमें ड्रॉबैक है। हम बात करें डायमंड की, देखो हीरा जरूर महंगा है, डायमंड महंगा जरूर है, लेकिन देखोगे डायमंड पे कभी चर्चा नहीं होती है। और डायमंड का जो है प्राइस जो है वो साल 1.5 साल में एक बार बढ़ता है, बस, उससे ज्यादा नहीं। अब डायमंड का जो वैल्यू है उसके वेट से उसका कोई संबंध नहीं है। अब जैसे आप लोगों को बेहतर पता होगा, जैसे इतने बड़े डायमंड का दाम कम होगा और छोटा डायमंड का दाम ज्यादा होगा, क्या कारण है? ये शायद मुझे भी जानकारी है कि हो सकता है बड़ा जो डायमंड है साइज में उसका वैल्यू कम होगा और छोटा डायमंड का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये सब टेक्निकल चीजें हैं जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं, उसमें पता नहीं क्या होता है, कैरेट होता है, तराशा गया, एक्वाजेड, तो ये आप लोगों को बेहतर पता होगा। यानी डायमंड का जो वैल्यू है वो वेट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यस, इसलिए कभी भी नहीं देखोगे कि न्यूज में कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डायमंड या हीरे का दाम बढ़ गया या घट गया। लेकिन गोल्ड का जो प्राइस है इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग ऑन डेली बेसिस फ्लक्चुएट करता है। और कोई मेटल ऐसा बताओ जो कि उसका जो मेटेलिक ये जो फीचर हो, स्पेसिफिकेशन बिल्कुल गोल्ड की तरह हो। तो मुझे जानकारी नहीं, यहां पे आप लोग बेहतर जानते हो। जैसे सत्यजीत ने कहा प्लेटिनम, तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन प्लेटिनम के साथ दिक्कत यह है कि उसका प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, और प्लेटिनम को अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, यूनिवर्सल जो है कहा जाता है, जस्ट लाइक गोल्ड। तो गोल्ड इज द ओनली मेटल विच इज पार्ट ऑफ हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व। और सबसे बड़ा जो रिजर्व है किस देश का है? गोल्ड रिजर्व। सबसे जो बड़ा रिजर्व है किस देश का है? तो वो है अमेरिका का जो गोल्ड रिजर्व है वो है तकरीबन 8,133 मीट्रिक टन।
8,133 मेट्रिक टन ये अमेरिका का गोल्ड रिजर्व है। ये 8,133 मेट्रिक टन हाईएस्ट इन द वर्ल्ड यूएसए। और अमेरिका का जो है ये बहुत ज्यादा नंबर 1 है। भारत की रैंकिंग है 9th। इंडिया का जो रैंकिंग है वो 9th है और इंडिया का ये 9th रैंक है। इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो तकरीबन अब जो है 800 मेट्रिक टन को टच करा है। 800 मेट्रिक टन वो तो ठीक है, अमेरिका सबसे ज्यादा है, लेकिन मैंने पिछले क्लास में बताया था कि भारत के जो हाउस वाइफ हैं उनके पास से सिर्फ 25,000 मेट्रिक टन है। वो अगर हमारे घरों से उठ करके आरबीआई के रिजर्व में आ जाए तो डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। देखते हैं कब हम सफल होते हैं। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये भी आपका फॉरेन करेंसी एसेट, क्योंकि आरबीआई जो गोल्ड खरीदती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, तो डॉलर ले करके और गोल्ड खरीद लिया, यानी सरप्लस जो $50 का है इससे आरबीआई क्या करती है, फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करती है, जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट का बॉन्ड, किसी दूसरे गवर्नमेंट का बॉन्ड या गोल्ड खरीद लिया। क्या ये सही काम किया, या इससे बेहतर होता कि उस $50 को आरबीआई अपने लॉकर में डाल के बंद कर देती। तो लॉकर में डाल के अगर बंद कर देगी तो इससे बेकार कोई डिसीजन तो हो नहीं सकता है। तो बेहतर क्या होगा, लेट डॉलर बी कन्वर्टेड इनटू सम एसेट। तो कोई एक ले लो, या तो आरबीआई ने $50 का क्या किया, गोल्ड खरीद लिया, या $50 का अमेरिकन गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लिया। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बोथ कम्स अंडर फॉरेन करेंसी एसेट। तो इस केस में वो $50 का क्या करेगी, मान लो आरबीआई ने $50 का क्या किया, अमेरिकन गवर्नमेंट को बॉन्ड दे दिया, तो किधर आएगा आप देखिए बताइए, लेफ्ट और राइट। राइट में आएगा कैपिटल अकाउंट में आएगा इंक्रीज इन एसेट $50, इंक्रीज इन एसेट $50। इस केस में सेकंड केस में डिस्कस कर रहा हूं कि करेंट अकाउंट में सरप्लस है $50 का। नाउ कैपिटल अकाउंट विल टेल यू हाउ एंड वेयर दैट सरप्लस वाज एब्जॉर्ब। तो क्या हुआ, आरबीआई ने $50 से फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट किया। मे बी अमेरिकन सरकार के गवर्नमेंट के बॉन्ड को खरीद लिया, मे बी गोल्ड खरीद लिया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो कैपिटल अकाउंट जो है सेल्फ रिवीलिंग है। कैपिटल अकाउंट से ही आप जो है आप करेंट अकाउंट के बारे में समझ सकते हैं। अब ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट को देखोगे, इससे पता चल जाएगा कि करेंट अकाउंट सरप्लस में है। क्योंकि अगर डेफिसिट में होता तो फिर यहां आ जाता लोन फ्रॉम आईएमएफ, जो नहीं है। अब फिर इस केस में देखें, यही 3 ट्रांजेक्शन हुआ। एक्सपोर्ट हमारा $200 बिलियन, $200 का, इंपोर्ट हमारा $150 का। तो करेंट अकाउंट सरप्लस में $50 के। आरबीआई ने क्या किया, उस $50 को लेकर के इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर दिया और सारे खत्म हो गए। यही 3 ट्रांजेक्शन हुआ। फिर वही चीज, करेंट अकाउंट में भी इन सरप्लस में भी इन डेफिसिट, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज इन बैलेंस। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट का दोनों साइड इक्वल है, और इक्वल है तो कितना है, दोनों साइड। व्हेन आई से बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट सरप्लस में है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है क्या बैलेंस है, यानी दोनों साइड टोटल इनफ्लो और टोटल आउटफ्लो क्या दोनों बराबर है, हां या ना। टोटल जो है इस साइड का टोटल कितना है, लेफ्ट साइड का टोटल है 200 और राइट साइड का टोटल कितना है 150 प्लस 50, इसका भी टोटल 200 है। तो दोनों साइड जो है बराबर है, दोनों साइड बराबर है। तो वही चीज मैंने कहा, जो बुक में लिखा होता है इसका सेम मतलब है। हमेशा आपको मिलेगा कि करेंट अकाउंट जो है या तो सरप्लस में होगा या डेफिसिट में होगा, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा बैलेंस रहेगा, संतुलन रहेगा, यानी टोटल इनफ्लो और टोटल आउटफ्लो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा बराबर होगा। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ।